YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फिर से इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़े हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक, जिससे बीपीएससी में एक क्वेश्चन तो गारंटीड ही आते हैं। और जिस तरह से गत दिनों में हमने देखा है कि बीपीएससी ने अपने स्तर को उठाया है, तो हमें ज़रूरत है कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के कोर कंसेप्ट को तो समझें ही, मगर उससे आने वाले कुछ टेढ़े प्रश्नों को भी, या यूं कहे कि गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों को भी हल करने के तरीके को समझे। और उसी सिलसिले में चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले कुछ साधारण बातों को देखते हैं, फिर एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैच्योर फेज की बात की गई है, जो 2600 से 1900 बीसी तक रही। तो क्या सिर्फ मैच्योर फेज ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में था? तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो आप पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो क्या होता है कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में भी मैं लिखूंगा समय समय पर। प्री हड़प्पन का एज आपको पता होना चाहिए कि 3300 से लेकर के आपके लगभग 2600 बीसीई तक। बीसीई आपको पता होगा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये इसे कहा जाता था प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि प्राक हड़प्पाई काल। प्री का आप हिंदी जानते हैं प्राक, और हड़प्पा का हिंदी तो आप हड़प्पा ही होगा। इसके बाद आया मैच्योर, जिसे आपने देखा मैच्योर फेज का। आपने डेट क्या देखा? आपने देखा 2600 से 1900 बीसीई ही रहेगा सब। और इसके बाद हड़प्पा का क्या होता है? पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। पतन कहें, डिक्लाइन कहें, और ये आपका रहेगा 1900 से 1300 बीसीई। तो आप जो नए विद्यार्थी हैं, जो इतिहास को एक जीएस की तरह ही पढ़ते हैं, जिनका कोर सब्जेक्ट कभी इतिहास नहीं रहा है, वो जब अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं पे हड़प्पा का डेट 3300 से 1300 दिया है, कभी देखते हैं कि 2600 से 1300 दिया है, कभी देखते हैं कि 2750 से 1300 दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बेसिकली जो किताब में दिया है वो शॉर्ट में दिया है, और जब आप डिटेल में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण से पहले जो आसपास की सभ्यताएं थी, छोटी छोटी जो कल्चर्स थी, उनका जो आपका जुड़ाव समय काल था वो 3300 से 2600 तक उस समय तक था। उसके बाद जब वो मैच्योर हुई तो 26 से 1900 तक रही, और पतन के समय 1900 से 1300, मतलब 600 साल कम से कम तो उसे गिरने में लगे। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात से। तो चलिए अब हम पीछे पलटते हैं और देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आप भारत के मैप को, भारत के भूगोल को समझते होंगे, तो ये जो इलाका है ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका है। ये क्या है? उत्तर पश्चिमी इलाका है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भारतीय संदर्भ में उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुख्यतः है। ठीक है। और पूछे किस किस देश में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एक सवाल आपसे आ सकता है कि किस किस देश में हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ है। हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार, हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार किस किस देशों में है? तो आज के अगर मौजूदा स्थितियों को देखें, आज के आधुनिक मैप को देखें, तो हड़प्पा का विस्तार आपको सबसे पहले तो पता है कि भारत में है, इंडिया में है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा विस्तार है इसका, पाकिस्तान में बहुत बड़ा विस्तार है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। इन तीन देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अफगानिस्तान के मार्फत से आप एक बात बस याद रख लेंगे, अफगानिस्तान में एक साइट है सोर्टुघई। यही एकमात्र साइट है, मुख्य साइट, एकमात्र स्थल है जो हड़प अफगानिस्तान से मिला है। बाकी भारत से बहुत से स्थल मिले, पाकिस्तान से बहुत से स्थल मिले, मिला जुला कर आज 1400 से ऊपर स्थल मिल चुके हैं हड़प्पा में। मगर अफगानिस्तान में जो मुख्यतः स्थल मिला वो सोर्टुघई। तो अगर आप एक ये वाला याद कर लेते हैं तो ये अलग हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, और ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि अफगानिस्तान में पाई जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो सोर्टुघाई है। ठीक है। चलिए अब हम फिर से अपने मैप की तरफ चलते हैं।
तो आप देखिए सॉर्टू घाई है, इसमें मैप में तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने ये मैप उठाया है। अब आप यहाँ दो शब्द देखेंगे, एक तो आप देखेंगे कल्चर, एक क्या देखेंगे संस्कृति, और एक आप क्या मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक मैं पढ़ा रहा हूं आपको सभ्यता। तो चलिए अब देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या अंतर होता है। अब एक मैंने शब्द आपको कहा संस्कृति, और एक शब्द मैंने आपको कह दिया, एक शब्द मैंने आपसे क्या कह दिया, सभ्यता। सुनने में तो हम एक ही साथ उपयोग करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, मगर क्या ये दो एक ही बातें हैं? तो नहीं, ये एक बातें नहीं है। संस्कृति क्या होती है? जैसे बिहार की एक अपनी संस्कृति है, हमारा एक अपना खान पान है, हमारा कपड़ा पहनने का एक अपना ढंग है, ये हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति क्या है? एक बिहार की अलग है। अगर आप साउथ में जाए, केरल की संस्कृति, वहां का खान पान अलग है, वहां का व्यवस्था अलग है, वहां के रोजमर्रा के लाइफ में जो कपड़े हैं वगैरह है, उनकी बोली है, भाषा है, वो अलग है। तो बिहार की एक संस्कृति है, केरल की एक संस्कृति है, इसी तरह से बंगाल की एक अलग संस्कृति है। मगर इन सब के बावजूद इनमें एक कॉमन फैक्टर, वो ये कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। और ये जो अलग अलग संस्कृतियों का समन्वय है, अलग अलग संस्कृतियों का जो समन्वय है, संस्कृतियों का समन्वय, द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स इज नोन एज सिविलाइजेशन, इसे ही हम सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से आपको यह बात आप समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंने कहा कि जो प्रारंभिक प्राक हड़प्पाई काल था 3300 से 2600 तक का, वो क्या था, अलग अलग संस्कृतियां उस समय थी दूसरे दूसरे जगह पे। जैसा कि आप इस मैप को समझ सकते हैं, जैसे कायथा कल्चर है, आहार बनास कल्चर है, इसी तरह से कई संस्कृतियां थी, और जो गणेश्वर कल्चर है, इसी तरह से कई संस्कृतियां थी, कुल्ली कल्चर है। तो ये इस मैप में तो जो दिखाया गया, वो दिखाया गया कि कुछ कल्चर्स जो उनके साथ समन्वय नहीं कर सके और बाहर रह गए। मगर इस जगह पे ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, यहां जितने भी कल्चर थे, इनके बीच में क्या हो गया, एक समन्वय हो गया, एक कोऑर्डिनेशन हो गया। और इस कोऑर्डिनेशन ने किसे जन्म दिया? विभिन्न संस्कृतियों के कोऑर्डिनेशन ने हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। तो सभ्यता और संस्कृति जैसे सामान्य शब्दों के अंतर को अगर आप समझेंगे तो इसी को कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं, और तब आप बेहतर ढंग से किसी भी चीज के अध्ययन को कर पाएंगे। अध्ययन करने से ज्यादा जरूरी यह सीखना है कि अध्ययन किया कैसे जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य सवालों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम देखें, सवालों के माध्यम से भी कंसेप्ट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला सवाल जो आप देखेंगे, सबसे पहला सवाल आप, एक सेकेंड, देखो यार क्या हो गया ये चलिए कोई बात नहीं, कुछ ग्लिच आ गया इसमें। सबसे पहला हम सवाल देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट बोन्स ऑफ कैमल, ऊंट, हैव बीन फाउंड एट, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां पाई गई हैं। तो ऊंट की हड्डी कहां से पाई गई है, ये आप बताएंगे। पहला सवाल जो एग्जाम में आ सकता है। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं चल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर सेशन है। तो आप बताइए कि कैमल के, ऊंट की हड्डियां कहां से पाई गई हैं। तो जिसे भी थोड़ा सा ज्ञान होगा, जो पहले पढ़े होंगे, तो क्या वो मोहनजोदड़ो से, क्या वो हड़प्पा से, क्या वो लोथल से, या कालीबंगन से। तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में है, सिंध में है, आज के पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, ये भी कहाँ है, आज के पाकिस्तान में, मोंटगेमेरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आज के पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, लोथल आपके गुजरात में है। और कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन आपके राजस्थान में है। अब आपको क्या लगता है, अगर आप इस भूगोल को समझते हैं, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया है, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि ऊंटों के प्रमाण पाए जाने के सबसे ज्यादा जो संभावना बनती है, सबसे ज्यादा जो संभावना बन रही है, वो कहां बन रही है, तो वो बन रही है आपके कालीबंगन में, क्योंकि ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो कालीबंगन एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है जिसका लोकेशन राजस्थान में है। और आपसे अगर पूछा जाए कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो मैं आपको बता दूं यह घग्घर नदी के किनारे है। अगर इसी तरह से पूछा जाए मोहनजोदड़ो, तो या इंदस, या इसी को सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी को ही कहते हैं, इंदस नदी सिंधु नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा के बारे में पूछा जाए तो रावी नदी के किनारे है। और अगर लोथल के बारे में पूछा जाए तो यह
भोगवा नदी के किनारे है। तो नदी का भी आपको पता होना चाहिए, राज्यों का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो पाकिस्तान में चले गए उनके बारे में इतना ही याद रखें कि पाकिस्तान में है। जो साइट भारत में है उनका राज्य आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और नदी सबका, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, लोथल घग्गर नदी, कालीबंगन भोगवा नदी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, यहां से भी कई सब कॉन्सेप्ट निकलेंगे आपके, कि द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ, और ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, पीछे पीछे की बातें लिखा जा रही है इस पे। अच्छा मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा ना हो। द मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का, बताइए आप लोग। क्या ब्रोंज टाइम सिविलाइजेशन या कांस्य समय की सभ्यता कहा जाना चाहिए? सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता कहा जाना चाहिए? क्या इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता कहा जाना चाहिए? या हड़प्पा सभ्यता कहा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है? सबसे उपयुक्त नाम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे उपयुक्त नाम अगर आप देखते हैं तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं पहले कि इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। चलिए ब्लैंक मैप पे आते हैं, सॉरी ब्लैंक स्लाइड पे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था? ब्रोंज एज। ब्रोंज एज, चूंकि बोर्ड नया है तो थोड़े हाथ बैठने में भी दिक्कत हो रही है। आप भी नई गाड़ी खरीदते होंगे तो आप भी महसूस करते होंगे हाथ के बैठने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है। तो ब्रोंज एज जो सिविलाइजेशन है वो क्यों कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं हैं उनको उनके जिस मेटल जो वहां पे धातु मिली उसके आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहली धातु मतलब जो इंडस वैली में जो मुख्यतः धातु उपयोग हुई वो क्या थी? ब्रोंज थी। तो एक नाम कह सकते हैं कि ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ये पूरी तरह से गलत बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जा सकता है या गलत नहीं है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं। क्या उसे सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं? सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हालांकि प्रमुखता से जो शुरुआती दौर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्थल मिले थे, शुरुआती दौर में इनिशियल जो मैक्सिमम साइट्स मिले थे वो कहां मिले थे? इंडस रिवर के आसपास मिले थे, सिंधु नदी के आसपास मिले थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब एक्सकवेशन बहुत लेवल पर हुआ, बहुत लेवल पर खुदाई का कार्य हुआ, तो मैक्सिमम साइट्स कहां पे मिले? मैक्सिमम साइट्स मिले घग्गर हाकरा बेसिन पे। घग्गर हाकरा मतलब आज के हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, घग्गर हाकरा बेसिन में। अब हिंदी इंग्लिश में भी इसे घग्गर हाकरा ही कहते हैं, तो वो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। मैक्सिमम साइट्स मिले, सबसे ज्यादा साइट्स मिले, मैक्सिमम साइट्स। हालांकि सरस्वती नदी एक विलुप्त नदी है, इसका कोई अभी इसका कोई प्रमाण आपको नहीं मिलता है, मगर जब इस पे रिसर्च किया गया तो कुछ एक पाथ दिखता है जो दिखाता है कि कभी किसी जमाने में हजारों साल पहले यहां से एक नदी गुजरती थी, उस नदी को सरस्वती नदी कहा गया है। तो मैक्सिमम साइट्स घग्गर हाकरा बेसिन, जिसे सरस्वती रिवर भी कहा जाता है, वहां से मिले। तो इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कुछ लोगों ने कहा, यह बात भी पूरी तरह गलत नहीं है, ठीक है। तीसरा कहा गया कि क्या इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। तो चूंकि शुरुआती दौर में, जैसा कि ऊपर भी मैंने कहा, इनिशियली मैक्सिमम साइट यहां मिले थे, इनिशियली मैक्सिमम साइट्स कहां मिले थे? यहां पे मिले थे। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, किताबों में भी लिखा रहता है। और एक बात आई आखिरी कि क्या इसे हड़प्पा सभ्यता कहना सबसे ज्यादा उचित रहेगा? तो हड़प्पा सभ्यता कहना इसे सबसे ज्यादा उचित रहेगा, तो इसका जवाब होगा हाँ, सबसे ज्यादा उचित हड़प्पा सभ्यता ही है। डबल टिक इस पे। क्यों? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो उत्खनन विभाग के जो प्रमुख लोग हैं, उनकी मीटिंग में यह तय किया गया है, यह माना गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा एसआई यूनिट को फ्रांस में रखे म्यूजियम के धातुओं से या उनसे पैरामीटर की तरह रख करके जोड़ा गया, दिखाया गया और एसआई यूनिट का निर्माण किया गया। उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में एक कंसेंसस हुआ, उनके बीच में एक सहमति बनी, आम सहमति, कि जिस स्थल को पहली बार खोजा जाएगा, सभ्यता का नाम उसी पे रहेगा।
तो हड़प्पा ही वह स्थल था 1921 में जिसे दयाराम शाहनी जी ने खोजा था, और चूंकि यह पहला स्थल था तो सबसे अच्छा और उपयुक्त नाम जो होगा वह क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता होगा। चलिए, तो इसका जवाब आपको पता हो जाना चाहिए, इसका जवाब होता है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कुछ और बातों को। ये देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और मैं आपको इसके पहले बता दूं ये क्वेश्चन आपके एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जाम में आ गया है, सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और चारों जवाब अपने आप में सही है। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका कौन सा जवाब है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच, आराम से पढ़ना है सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन पीपल। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, हड़प्पा धर्म को आमतौर पर जीववाद कहा जाता है। जीववाद मतलब जीव जंतु की पूजा, जानवरों की पूजा, पेड़ों की पूजा, जीववाद कहा जाता है, यानी पेड़ों पत्थरों आदि की पूजा। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ विद्वान हड़प्पा वासियों द्वारा लिंग और योनि की पूजा का उल्लेख करते हैं। आपको पता है शिव शक्ति जो है, आप जो शिवलिंग देखते हैं वो शिव शक्ति का प्रतीक है, उसी के बारे में बात की गई है कि लिंग और योनि की पूजा का उल्लेख करते हैं। तीसरा जो आपका है स्टेटमेंट वो है, कालीबंगन और लोथल में अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। क्या अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं? वही अग्नि पूजा जो वैदिक काल में अपने चरमोत्कर्ष पर होगी, अपनी जेनिथ पर होगी, क्या उसके प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं? देखेंगे हम लोग। हड़प्पा के लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन करें, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो सवाल पढ़ेंगे, सही कथन पूछा है। चलिए देखते हैं क्या क्या सही है। ब्लैंक स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और ब्लैंक स्लाइड की तरफ जब बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पहलू पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात जो आपको ध्यान गांठ बांध कर रख लेना है, हड़प्पाई सभ्यता को एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता कहा गया। धर्मनिरपेक्ष आप समझते होंगे, सेक्युलर सभ्यता कहा गया, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता कहा गया। अब सेकुलरिज्म का दो अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता का दो अर्थ होता है। अगर आज के आधुनिक युग में देखें तो धर्मनिरपेक्षता एक तो होती है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इसी को कहते हैं हम लोग ईस्टर्न सेकुलरिज्म, मतलब जो भारत जैसे देशों में अपनाया जाता है, पूर्व के देशों में अपनाया जाता है। एक होता है आपका निगेटिव सेकुलरिज्म, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, और इसे ही कहते हैं वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, जो पश्चिम के जगत में अपनाया जाता है। तो पॉजिटिव या ईस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें, ईस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो यहां क्या है, जैसे भारत का धर्म है, भारत का धर्म क्या है कि आप अपने निजी धर्म को मानिए, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य केवल एक कल्याणकारी है। राज्य क्या है, कल्याण करने के लिए बनाया गया एक संस्था है। तो हमारे यहां क्या है कि रिलीजन अलाउड है, रिलीजन अलाउड है निजी तौर पर, और उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ना रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, हालांकि सामान्य तौर पर करती है, मगर जो किताबों में है, जो थ्योरी में है, उसमें क्या है कि ना रिलीजन पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करेगी उसमें, ना पॉलिटिक्स रिलीजन में इंटरफेयर करेगा। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में क्या है, नो इंटरफेरेंस। ये थियोरिटिकली है कि नो इंटरफेरेंस, ठीक है। लेकिन यही आप अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म को देखते हैं, पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं, तो यहां आप रशिया के अगर रेवोल्यूशन के बारे में जानते होंगे या सुन ले, तो जब रशिया में क्रांति हुई, वहां कौन सी सरकार बनी 1917 में, रूसी क्रांति के बाद वामपंथी सरकार बनी। वामपंथी जब सरकार बनी, कम्युनिस्ट की सरकार बनी, जिसमें लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव, ये सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वामपंथी जब सरकार बनी तो वहां उन्होंने वहां की मस्जिदों को, मस्जिद तो नहीं थे माफ कीजिएगा, वहां के चर्चों को तोड़ दिया, ठीक है। वहां जो भी पूजा स्थली थी अलग अलग धर्मों के, उसे तोड़ दिया, और कहा कि सेकुलर का मतलब धर्म होना ही नहीं चाहिए, ना रहेगा धर्म, ना होगा उस पर विवाद। तो इनका सेकुलरिज्म क्या कहता है कि धर्म को राज्य से अलग कर दो, निष्कासित कर दो। हमारा सेकुलरिज्म कहता है कि धर्म भी रहेगा, राज्य भी रहेगा, अपने अपने कामों को देखेगा। तो अब हम हड़प्पा पे आते हैं, पुराने समय पे चलते हैं। तो हड़प्पा का धर्मनिरपेक्षता कैसा है, तो याद रखेंगे यह एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एक और खूबी होता है, इसकी खूबी होती है कि अलग अलग तरीका से आप पूजा कर सकते हैं। जैसे आज आधुनिक काल में फिर आप आइए
तो हिंदू एक अलग तरीके से पूजा पद्धति को अपनाते हैं, इस्लाम में ईमान रखने वाले अलग तरीके से पूजा करते हैं, सिख धर्म को मानने वाले अलग है, पारसी को मानने वाले अलग है। उसी तरह से हड़प्पा काल में जानवरों की भी पूजा हो रही है। देखिए अलग अलग पूजा पद्धति वाले लोग हैं। पेड़ों की भी पूजा हो रही है, आज भी होती है इन दोनों की पूजा, अलग अलग जानवरों पेड़ों की। फिर वहां पे मृत्यु के बाद जो आप कब्र देखते हैं, तो कब्र कुछ लाशों को जलाया भी गया है, कुछ लाशों को दफनाया भी गया है, मतलब कि मृत्यु के बाद अलग अलग तरीके से संस्कार किए गए हैं। तो ये भी एक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। जहां कब्र है वहां क्या है, कुछ वस्तुएं पाई गई हैं, मान लीजिए कंघी पाई गई, तो इससे क्या पता चलता है कि मरने वाले के प्रियजन ने वहां कंघी रख दी, और इस क्यों, किस व्यू से कि दूसरे जन्म में इसे काम आएगा। शीशा रखा है, कंघी रखा है, बर्तन रखा है, कुछ सिक्के टाइप के चीज रखे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, सिक्के तो नहीं कहेंगे, सिक्के जैसे वस्तु रखे हुए हैं कि इसे परलोक में ये काम आएगा। तो क्या है, इसका पता चलता है कि इन्हें पूर्व जन्म या अगले जन्म में भी विश्वास है, परलोक में विश्वास है। ठीक है, तो अगर एक सवाल है कि क्या वे अंधविश्वासी थे, तो हाँ ये बात भी सही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, अंधविश्वासी भी थे। फिर लोथल और कालीबंगन से क्या मिला है आपको, तो यज्ञ वेदिकाएं मिली है, यज्ञ वेदिकाएं। और यह दिखाता है कि वैदिक परंपरा में जो चरमोत्कर्ष पे बात गई, वैसी कुछ परंपराएं यहां भी थी। मतलब अलग अलग पूजा पद्धति है। पूजा पद्धति क्या है, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां हैं, और यही दर्शाता है कि जो धार्मिक माहौल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह धर्मनिरपेक्ष था, पॉजिटिव सेकुलरिज्म था, पूजा पद्धतियां हैं। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसका सारा ही आंसर ठीक हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन, देखिए हिंदी में देख लेते हैं पहले, कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण आधारित थी। क्या वो ग्रामीण आधारित थी, आप बताएंगे। हड़प्पा के निवासियों ने कपास उगाया और इस्तेमाल किया था, ऐसा उन्होंने। हड़प्पा के निवासियों को ना तो तांबे का ज्ञान था और ना ही कांस्य का। ये देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया कि उन्हें क्या ज्ञान था। मानक हड़प्पा मोहरें मिट्टी से बनी थी। तो इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो मनके की बारे में बातें हैं, सील्स के बारे में बातें हैं। एक है कि उन्हें किस धातु का ज्ञान था। एक तो कि क्या उन्होंने कॉटन उगाया था, और एक है कि क्या रूलर था कि अर्बन था। इससे आपके कम से कम 5-6 कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं, और ब्लैंक स्लाइड की तरफ फिर बढ़ना होगा। तो सबसे पहला सवाल क्या था कि क्या रूलर है, क्या ग्रामीण है। तो आपको याद रखना है, सीधा सीधा फैक्ट है, आपने पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को ही पहला शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पहला शहरीकरण कब हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शहरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसे कहा ही जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, या उपयुक्त नाम कहे तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हम लोग देखेंगे वापस जब लौटेंगे तो। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि क्या उन्हें कांसे और तांबे का ज्ञान था। तो हमने अभी देखा कि उन्हें ब्रोंज का तो ज्ञान था, कांसे का तो ज्ञान था। तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया कि नहीं ज्ञान था। तो कांसे का ज्ञान था, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हाँ, आपसे यहां से सवाल पूछेगा कि क्या उन्हें लौह का ज्ञान था। लौह का ज्ञान था, तो याद रखेंगे लौह का ज्ञान उन्हें नहीं था। इस लाइन को याद रख ले, लौह का ज्ञान उन्हें नहीं था, लोहे की वस्तु उन्होंने नहीं देखी थी, लोहा उन्हें नहीं मिला था अभी तक। ठीक है, तीसरा पूछा गया कि मनके क्या मिट्टी के बने थे। तो हम देखते हैं मनके, तो मनके बने थे आपके सैल खड़ी के। मनके किसके बने थे, एक धातु होती है सैल खड़ी, और सैल खड़ी को इंग्लिश वाले विद्यार्थी निराश ना होंगे, स्टिया टाइट कहते हैं। ठीक है ना, स्टिया टाइट कहते हैं। तो ये भी बात सही हो गई। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार पीछे चल के। तो हड़प्पा के निवासियों को मानक हड़प्पा के कपास को उगाया। कपास मीन्स कॉटन को देख लेते हैं।
तो क्या कॉटन को उगाया, कपास को उगाया? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पहली सभ्यता थी जिसने कपास उगाया, पहली सभ्यता थी, पहली सभ्यता जिसने कपास उगाया। याद रखेंगे इस बात को। और ये कपास उगा करके क्या करती थी? तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में एक बात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय आप याद रखेंगे समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? अंग्रेजी वाले विद्यार्थी, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? तो आपको याद रखना है सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, हिंदी इंग्लिश सेम, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये क्या है? आज के ईरान इराक वाले रीजन में। उसके बाद मिस्र की सभ्यता, मिस्र को आप जानते हैं इजिप्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसी को? इजिप्ट की सभ्यता। और तीसरी थी आपकी चीन की सभ्यता, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना की सभ्यता, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक संबंध किससे थे, तो याद रखेंगे व्यापारिक संबंध केवल ऊपर के दो से थे। व्यापारिक संबंध किससे थे? केवल मेसोपोटामिया और मिस्र से थे। तो पूछेगा चीन से क्यों नहीं था व्यापारिक संबंध? तो चीन और भारत के बीच में क्या था? हिमालय है, और उस दौर में हिमालय को क्रॉस करना, हिमालय के कारण व्यापार अवरुद्ध था। व्यापार क्या था? अवरुद्ध था। याद रखेंगे इस बात को। तीनों कंटेम्पररी है, समकालीन है, मगर व्यापारिक संबंध केवल मेसोपोटामिया और मिस्र से था, व्यापार अवरुद्ध था। चलिए ये सब बातें याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा कि वो क्या थे? निवासी ने उगाया था कपास को और इस्तेमाल किया था, क्योंकि ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। निवासियों को तांबे का ज्ञान और कांसे का ज्ञान था, और मानक जो थे मिट्टी के नहीं थे। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सेकंड वाला, बी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल और है, शायद एक दो और सवाल हो। देखिए क्या है? सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम व्हिच टू हड़प्पन साइट? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें किन दो हड़प्पा स्थलों से बरामद की गई? मोहनजोदड़ो कालीबंगन से, रोपड़ रोजदी से, लोथल रंगपुर से, लोथर और कालीबंगन से। ये हाईली फैक्चुअल सवाल है। अब मोहर जहां से मिली, इसमें क्या ही कंसेप्ट हो सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं। इसका जवाब जो सीधा सीधा होगा वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से। एक सेकंड रुक जाइए, इस बोर्ड पे प्रो मैक्स होना होगा, अन्यथा समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समस्याओं को पार करना है विद्यार्थी का मकसद, लक्ष्य है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं तो होती रहती है। तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन से भी कुछ बातें तो निकाली जा सकती हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं कुछ बातें निकालने का। मेसोपोटामिया, एक बात आप याद रखेंगे, हड़प्पाई स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग क्या पढ़े लिखे थे? क्या हड़प्पाई वासी शिक्षित थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शिक्षित थे? तो आप एक बात याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक तो शहरी भी थी, और शहरी में तो शिक्षा का स्तर ठीक ठाक रहता ही है। लोग गांव से शिक्षा के लिए शहर की तरफ आते हैं। तो शहरी भी है, प्लस में आपकी शिक्षित भी है। तो शहरी सभ्यता भी है, शिक्षित सभ्यता भी है। शिक्षित सभ्यता है तो इसके स्क्रिप्ट को, इसकी लिपि को क्या कहा जाता है? लिपि को क्या कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की? तो इसे कहा जाता है लिपि चित्रात्मक लिपि, है ना, पिक्टोग्राफिक। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक, जैसे सेब बनाना है तो APPLE ना लिख करके सेब का ही फोटो बना दिए चित्र के माध्यम से, जैसे बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है। मछली बनाना है, मछली को बताना है तो मछली का ड्राइंग बना दिए, तो इसी को कहते हैं चित्रात्मक लिपि। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें मेसोपोटामिया की लिपि को, और इसे आप अंग्रेजी में ही याद करिए, एग्जाम में अंग्रेजी में ही ऑप्शन बन के आता है। इसी तरह से आप देखिए अगर इजिप्ट के स्क्रिप्ट को, तो ये तो पिक्टोग्राफिक हुई। मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को कहा जाता है क्यूनिफॉर्म। हिंदी इसका किलेदार होता है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में एक ही लिखते हैं, बस इसी को क्यूनिफॉर्म को क से हिंदी में लिख देता। और इजिप्ट का होता है हेलियोग्लाइफिक, स्क्रिप्ट का नाम है। जैसे आज हम रोमन, देवनागरी, फारसी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह मेसोपोटामिया क्यूनिफॉर्म और इजिप्ट
हेलियोग्लाइफिक स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। ठीक है, लिपि एक बात होती है, जैसे ये लिपि जो मैंने लिखा ये देवनागरी में, ये मैंने किसमें लिखा, रोमन में, लेकिन लिखने की एक शैली होती है। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट, अगर उर्दू लिखे तो राइट टू लेफ्ट। तो हड़प्पावासी का शैली क्या था, शैली क्या था, तो उस शैली को भी हिंदी इंग्लिश वाले एक ही जैसा याद रखेंगे, बूस्ट्रोफेडन। वो हिंदी में भी बूस्ट्रोफेडन करके ही आएगा, बूस्ट्रोफेडन। बूस्ट्रोफेडन कैसी शैली होती है, बूस्ट्रोफेडन शैली होती है कि एक लाइन में तो आप राइट से लेफ्ट गए, इधर से इधर गए, लेकिन अगले लाइन में आप इधर से इधर जा रहे हैं। ये शैली है, ये लिपि है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं है, एक सवाल है और उसके बाद एक और सवाल आखिरी आएगा कि द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल एज डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस वाज, हड़प्पा के लोगों की राजनीतिक, जैसा कि भौतिक साक्ष्य से प्राप्त होता है, क्या थी, हड़प्पा के लोगों की राजनीति क्या थी, ये आपको बताना है। क्या वो कुलीन वर्ग मतलब ओलिगार्किक एक ग्रुप ऑफ पीपल उसे रूल किया करते थे, या थियोक्रेटिक यूनिटरी थी, कोई एक ऐसा शासक बैठा था जो पूरे समाज को राज करता था अपने एक इशारे पर, एक जिसे कहते हैं ना पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। क्या हुआ एक थियोक्रेटिक फेडरलिस्ट था, क्या धर्म शासित संघवाद था, क्या अलग अलग राज्यों को प्रांतों को स्वायत्तता थी, संघीय व्यवस्था में आपको पता है राज्यों को स्वायत्तता होती है, क्या वो सेकुलर फेडरलिस्ट था, धर्मनिरपेक्ष संघवादी था। तो देखिए एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि वो कैसा व्यवस्था है, सभ्यता है, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये ऑप्शन काफी सही लग रहा है। देखिए मैंने पिछले कंसेप्ट से आप अगर देखेंगे तो इसका आप जवाब बिना पता किए हुए भी बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसी है व्यवस्था, तो ये धर्मनिरपेक्ष संघवादी व्यवस्था, सबसे जो सटीक ऑप्शन जा रहा है। संघवादी थी नहीं थी इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष थी इस पे कोई डिबेट नहीं है। और बेस्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना है, बहुत ही बड़े एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। चलिए कुछ और बातें, एक दो बातें इस क्वेश्चन से निकालें और देखें कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था, सबसे पहले कुछ क्या कहा गया कि भौतिक साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य पे पता करना है, तो भौतिक साक्ष्यों को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि भौतिक साक्ष्य के आधार पर बताना है। तो भौतिक साक्ष्य में आप देखते हैं ईंटों की बनावट, ईंटों की बनावट। तो हम पाते हैं कि ईंटें चाहे वो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक हो, या आपके बालूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, ईंटों की बनावट क्या है, सामान्य है, सामान्य है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हड़प्पा का, अब ये भी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि हड़प्पा का जो सबसे उत्तरी विस्तार है, आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सबसे उत्तरी विस्तार कौन सा है, तो आपको पता है मांदा। मांदा कहां है, जम्मू कश्मीर में। पूछे किस नदी के किनारे है, तो चेनाब के किनारे है। अगर पूछे सदर्न मोस्ट तो दैमाबाद, दैमाबाद कहां है, तो दैमाबाद कहां है आपका, ये महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे पूछे तो परवरा के किनारे है। और कई बार गोदावरी लिखा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए परवरा क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। ठीक है, तो ऑप्शन में परवरा या गोदावरी एक ही आता है। सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की, लेकिन एग्जैक्टली आप देखिएगा लोकेशन पर तो परवरा है। ईस्टर्न पूछे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर आपका है यूपी में। ये कहाँ है, यूपी में। और ये किस नदी के किनारे, तो हिंडन। अगर आपसे पूछे हिंडन किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछे वेस्टर्न मोस्ट क्या है, तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और ये पूछे कहाँ है, तो ये है आपके आज के बालूचिस्तान में, बालूचिस्तान पाकिस्तान में। और बालूचिस्तान किस नदी में, तो दास्क नदी में। ठीक है, दास्क नदी में। ये सब बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार यहां से सवाल आता है। उत्तर में देखिए मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब, पूर्व में देखिए आलमगीरपुर यूपी, हिंडन, हिंडन अगर आप चाहे तो यमुना का सहायक नदी है, याद रख सकते हैं। अगर दक्षिण में आए तो दैमाबाद महाराष्ट्र, परवरा, परवरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और पश्चिम में जाए तो सुतका गेंदोर, बालूचिस्तान दास्क नदी। तो अब लौटिए अपने सवाल पर। तो भौतिक साक्ष्य ईंटों की बनावट हो, चाहे वह मनकों की बनावट हो, या नाप तौल के लिए जो हम बटखरा यूज करते हैं, आप जानते होंगे बटखरा के बारे में।
बटखरा जो यूज करते हैं वो एक सामान्य अनुपात पर है। बटखरा आप जानते होंगे, जो सब्जी वब्जी में पत्थर जो रखा जाता है तौलने के लिए, सामान्य अनुपात में। और वो अनुपात क्या है? वो अनुपात क्या है? वो अनुपात है आपका 16 का अनुपात। और आपको आप बता सकते हैं आधुनिक युग में 16 के अनुपात में हम क्या जोड़ते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोड़ते हैं, मनी को जोड़ते हैं। 16 आने का क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। आपको पता है कि 16 25, 4 आना 25 पैसा, और जब 16 आना हो जाता है तो वो 1 रुपया हो जाता है। आज भी हम 16 के अनुपात में पैसे को जोड़ते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में यह क्या है? सामान्य है। और यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि एक क्या है, एक व्यवस्था है जो इन सबको संचालित कर रही है। और फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन चीजों में, डिजाइन के लेवल पर या कई बार चित्र के लेवल पर। तो आपको ये जो सबसे सटीक आंसर गया वो कौन सा गया कि धर्मनिरपेक्ष है, ये तो पहले देख लिया। और संघ भी है, संघवाद भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एकात्म है, लेकिन धर्म शासित तो नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष संघवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और इसके साथ ही ये हिंदी में नहीं आया, हिंदी इंग्लिश की इसमें जरूरत नहीं थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए देखिए सवाल को। एक तरफ हड़प्पा के स्थल दिए हैं, एक तरफ नदियां दी हुई हैं। तो हड़प्पा के स्थल है लोथल, कालीबंगन, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। नदियों में है इंदस, सतलज, रावी, घग्गर, भोगवा। इसमें कुछ नहीं, ये सीधा याद होना चाहिए आपको। तो लोथल ए का 5, ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भोगवा मैंने बताया, कालीबंगन, घग्गर पिछली स्लाइड में बताया। रोपर का, चलिए मान लीजिए आपको रोपर नहीं आता। हड़प्पा पता है आपको, हड़प्पा का है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का है इंदस के किनारे। तो बचा कौन सा? 2। तो 5 4 2 3 1, 5 4 2 3, 5 4 2, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 5 4 2 3 1। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। जो क्वेश्चंस आपको मिले वो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत से कंसेप्ट मिले होंगे। आप साधारण किसी एनसीईआरटी किताब से पढ़िएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और ऐसे ही सेशंस के माध्यम से मैं आपके अलग अलग चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप लोग बताएं, कुछ सुझाव हो तो वो सुझाव भी दें। धन्यवाद।